मीटर ऑफ लॉ के इस चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। इस पैरामीटर ऑफ लॉ के चैनल में मेरा आज का टॉपिक है मोटर एक्सीडेंट क्लेम में मुआवजा कैसे प्राप्त करें, कहां पर दावा पेश करें और किस तरह आपको क्लेम मिलता है। मित्रों, ये आम धारणा है कि रोड एक्सीडेंट में जब भी कोई मृत्यु या चोटें आती हैं तो उसका कंपनसेशन राज्य सरकार द्वारा दिया जाता है। ये एक मिथ्या लोगों की सोच है। इसके लिए सबसे पहले आप ऑफेंडिंग जो भी व्हीकल है जिसके द्वारा आप टू व्हीलर यदि चला रहे हैं, फोर व्हीलर चला रहे हैं, ट्रक चला रहे हैं, तो सामने वाले व्यक्ति द्वारा जो एक्सीडेंट आपके द्वारा आपके व्हीकल का किया गया और आपकी चोटें आई हैं, इस संबंध में मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल के समक्ष आपको अपना दावा लाना होगा। इसके लिए सबसे पहले आपका ड्राइविंग लाइसेंस उस तिथि को वैलिड होना चाहिए, अर्थात वैध हो। वो तिथि ड्राइविंग लाइसेंस में जो लिखी रहती है उसकी वैधता उस तिथि को होनी चाहिए, तथा थर्ड पार्टी इंश्योरेंस आपको अपनी व्हीकल का अवश्य करा लेना चाहिए। दूसरा, सामने वाले व्हीकल के जो ओनर है उसका पता, उस वाहन जिसके द्वारा एक्सीडेंट कारित किया गया है उसका नंबर आदि भी आपको जानकारी में होना चाहिए, और ये भी पता होना चाहिए कि वो किसके यहाँ बीमित है, किस बीमा कंपनी से बीमा करते हैं। तो सबसे पहले आपको समय से FIR रजिस्टर्ड करा लेनी चाहिए। व्हीकल का नंबर आदि जिसके द्वारा वो किया गया है, कौन उसका ड्राइवर था, कौन ओनर है, कौन बीमा कंपनी है जिसके विरुद्ध आप दावा लगा रहे हैं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि मोटर एक्सीडेंट क्लेम जब भी एक्सीडेंट हुआ है इसमें कोई ऐसी लिमिटेशन या समय सीमा निर्धारित नहीं है जब आप दावा 1 साल, 2 साल, 3 साल कभी भी प्रस्तुत कर सकते हैं। इसके अलावा दावा प्रस्तुत करने पर यदि जिस ऑफेंडिंग व्हीकल द्वारा आपके व्हीकल के साथ एक्सीडेंट किया गया है और यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु हो गई है तो उसके डिपेंडेंट्स दावा ला सकते हैं, और उस दावे के अंदर सामने वाले पक्ष, ओनर, ड्राइवर तथा इंश्योरेंस कंपनी को आपको पक्षकार बनाना होगा। कोर्ट उसके आपका दावा प्रस्तुत होने के बाद उन पक्षों को नोटिस करेगी, वो वहाँ उपस्थित होंगे, पूरा ट्रायल होगा। इसमें सबसे पहले आपके पक्ष में FIR जो आपने तत्काल की है या डिले है तो उसका रीजन आपको FIR में एक्सप्लेन करना चाहिए। इसके अलावा जब मामला चालू होता है तो आपको ये विशेष ध्यान रखना होगा कि इसके पहले जब मामला या चार्जशीट न्यायालय में पुलिस द्वारा प्रस्तुत की जाए, उस FIR पर हुई विवेचना का परिणाम खात्मा में न परिवर्तित हो जाए, अर्थात पुलिस द्वारा यह कहते हुए कि ऑफेंडिंग व्हीकल का कौन चालक था, कौन ओनर था, इसकी कोई जांच में स्थिति स्पष्ट नहीं हुई है। ऐसी स्थिति में मामले में अभियोग पत्र में खात्मा रिपोर्ट भी कई बार प्रस्तुत कर दी जाती है। तो ये थोड़ा सा आपको विवेचना अधिकारी जो भी इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है उसके संपर्क में रहना होगा, जिससे आपके मामले में सही अभियुक्त ड्राइवर, ओनर और बीमा कंपनी जो कि उस समय वो व्हीकल ऑफेंडिंग व्हीकल रजिस्टर्ड थी, उन सब के बारे में जानकारी उसमें जिससे मिल जाए। तो जैसे ही ये प्रकरण आपका लगेगा उसके बाद उस प्रकरण में इश्यूज वगैरह बनने के बाद आपको डिपेंडेंट्स को, अगर इंजर्ड की डेथ हो गई है तो ये बतलाना होगा कि इसी वाहन से, अमुक नंबर के वाहन से, ऑफेंडिंग व्हीकल से मेरे पति की या पुत्र की या किसी की भी जिसकी मृत्यु हुई है वो मृत्यु कारित हुई थी और उसी की लापरवाही के कारण ये मृत्यु हुई है। इसमें डिजीज की एज, उसके वेजेस का प्रमाण भी आपके पास होना चाहिए। डिजीज की डेथ के बारे में मृत्यु प्रमाण पत्र हो सकता है, उसके वेजेस के संबंध में यदि कोई सर्टिफिकेट वगैरह जहाँ वो वेतन पाता था वो प्रस्तुत करना होगा। साक्ष्य द्वारा ये बतलाना होगा कि उसकी जिन प्रकरणों में अगर कोई वेजेस का प्रमाण नहीं है तो सामान्यतः 3 से 5 हज़ार रुपये प्रति माह के अंदर उसके वेजेस को कोर्ट एवरेज मानते हुए मिनिमम वेजेस के हिसाब से कैलकुलेट कर लेती है। इसके बाद पूरा मामला ट्रायल होगा, आपको अपनी एविडेंस देनी होगी वादी को। उसके बाद वो जिरह प्रतिवादी पक्ष के, ओनर पक्ष के या इंश्योरेंस के वकील आपको जिरह करेंगे। जब आपकी एविडेंस वादी पक्ष की क्लोज हो जाएगी तो प्रतिवादी पक्ष की एविडेंस होगी, जिसमें ओनर पक्ष अपने अधिवक्ता के माध्यम से अपने गवाहों को प्रस्तुत करेगा।
गवाह प्रस्तुत करने के बाद उस पर जिरह आपके द्वारा की जाएगी। ऐसे ही जब ओनर की एविडेंस समाप्त हो जाती है, क्लोज हो जाती है, तो इंश्योरेंस को भी अपना मामला प्रस्तुत करने का अवसर दिया जाएगा। मोस्टली इंश्योरेंस कंपनी द्वारा ये डिफेंस ली जाती है कि उस समय एट द टाइम ऑफ एक्सीडेंट वह व्हीकल इंश्योर्ड नहीं थी, बीमित नहीं थी। तो अगर इंश्योरेंस उस समय उस गाड़ी का रहता है, वैलिड होता है, तो इंश्योरेंस कंपनी को भी ओनर जॉइंटली और सेवरली और केवल इंश्योरेंस कंपनी पर भी अवार्ड पारित हो सकता है, और जॉइंटली और सेवरली भी हो सकता है। ओनर और बीमा कंपनी भी जॉइंटली और सेवरली लायबल हो सकती है। तो इस प्रकार कुल मिलाकर आपको 5-6 चीज़ों का ध्यान रखना है। जिस भी एक ऑफेंडिंग व्हीकल से आपका एक्सीडेंट हुआ है, उस व्हीकल का नंबर, तत्काल FIR रजिस्टर्ड करा देनी चाहिए। मेडिकल वगैरह जो हुआ है उसका प्रमाण प्रस्तुत करना चाहिए। डिपेंडेंट्स कौन कौन है ये बतलाना आवश्यक है। उसकी एज क्या थी, वेजेस क्या थे, ये सारी चीज़ें आप अपने अधिवक्ता के संपर्क में रहें, प्रत्येक पेशी पर वहाँ उपस्थित हों, तो एक अच्छा क्लेम आपको जो उस एक्ट के तहत जेन्युइनली आपको मिल सकता है। ये सोशल वेलफेयर लेजिस्लेशन में बनाई गई कोर्ट हैं, सामाजिक अवधारणाएं। जज का भी ये प्रयास, न्यायाधीश का रहता है, मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल जो होते हैं, कि किसी भी तरह से कुल मिलाकर अगर लीगल वैलिड एविडेंस आ जाती है तो उसको कंपनसेशन मृतक को मिले। अगर चोट आई है, इंजर्ड पर्सन है, तो उसे चोटों का मुआवजा मिले। इस क्लेम को जानबूझकर कोई भी न्यायाधीश खारिज करने का प्रयास नहीं करता है, और नहीं करना उसको चाहिए। ऐसी स्थिति में आप लीगल, वैध और विश्वसनीय साक्ष्य न्यायालय के समक्ष अपने प्रकरण में प्रस्तुत करें। थर्ड पार्टी यदि आपका इंश्योरेंस है तो वो भी दें। सभी चीज़ें आप वैध और विश्वसनीय साक्ष्य से प्रमाणित करें, और मृतक का क्लेम उसके डिपेंडेंट्स ले सकते हैं। इंजर्ड यदि स्वयं जिंदा है तो इंजर्ड भी हाथ पैर में कहीं भी चोट उसके शरीर में आई है तो उसके बारे में भी वो क्लेम MACT मोटर एक्सीडेंट क्लेम से ले सकते हैं। इस प्रकार ये उदारवादी और कल्याणकारी कानून है। इसके तहत आप अपने आई हुई चोटों या मृतक की मृत्यु के संबंध में मुआवजा, क्षतिपूर्ति उस मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल से प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यदि मेरा यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो और अभी तक मेरे इस चैनल को यदि आपके द्वारा सब्सक्राइब नहीं किया गया है तो सबसे पहले पैरामीटर ऑफ लॉ के इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, तथा अपने दोस्त, साथी, मित्रों तथा समाज के जो भी लोगों को आप भेजना पसंद करें, लाइक शेयर अवश्य करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार।